हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल जैक बोर्ड नंबर 1। आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट चैप्टर 3 क्लास 12 का मैट्रिसेस को कंप्लीट करेंगे सिर्फ सिंगल वीडियो में, और पूरी आसान लैंग्वेज में हम लोग इसको करने वाले हैं। एक एक बच्चे को समझ में आएगा, तो आप लोग वीडियो को पूरे अंत तक देखें। यदि आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है फिर भी आपको ये समझ में आ जाएगा, और यदि आप चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं तो आप इस चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। तो आप लोगों को बता दें कि आप लोगों का जो मैथमेटिक्स है वो दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2। तो मैट्रिक्स जो चैप्टर है वो पार्ट 1 के अंदर है और वो चैप्टर नंबर 3 है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैट्रिसेस चैप्टर नंबर यहाँ पे 3 दिखाया गया है। इसी चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये मैट्रिसेस है, ये प्लूरल फॉर्म है। जिस प्रकार से गर्ल्स प्लूरल फॉर्म होता है गर्ल का, बॉयज़ का प्लूरल फॉर्म होता है, उसी प्रकार ये मैट्रिसेस मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म है। तो हमारा जो सिंगुलर फॉर्म होता है वो मैट्रिक्स होता है। तो इसका सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन के अंदर देखते हैं कि इट इज़ ए रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स इन रो एंड कॉलम। तो ये मैट्रिक्स है ना, सो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है। ये नंबर का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। रेक्टेंगल इस प्रकार से होता है और स्क्वायर मेरा इस प्रकार से होता है। तो ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट नंबर का होता है, और यहाँ पे एरे का मतलब होता है अरेंजमेंट, और रो का मतलब होता है इस प्रकार का लाइनिंग, और कॉलम का मतलब होता है वर्टिकल लाइनिंग। तो नंबर को हम कुछ इस फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब नंबर को रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के रूप में अरेंज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम, तो इसी को कहा जाता है हमारा मैट्रिक्स। इसका हम लोग सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में देखते हैं कि ए नाम का कोई मैट्रिक्स है जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट डेफिनेशन जैसा दिया हो उसी प्रकार से हम लोग बनाएंगे। क्या है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। तो ए एक मैट्रिक्स का नाम है जहाँ पे हम लोग नंबर को अरेंज किए हैं। जैसे यहाँ पे लिख दें 2 4 6 8। तो ये मेरा क्या हो गया? मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हो गया। तो इस मैट्रिक्स का एग्जाम्पल क्या है? और ए से मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग मैट्रिक्स को शुरू क्यों किए, मैट्रिक्स को पढ़ना ज़रूरत क्यों पड़ा। क्योंकि सबसे पहले हम लोग जब इन्फॉर्मेशन को लिखते थे तो हम लोग इस प्रकार से बताते थे कि कोई क्लास के अंदर कुछ बच्चे हैं, जैसे राम नाम का है, श्याम नाम का है या राजू नाम का है। तो यदि उसके पास 15 बुक है, श्याम के पास 10 बुक है और राजू के पास 20 बुक है, तो और 4 पेन है, 2 पेन है और 5 पेन है, तो इसको बताने के लिए हम लोग कहते थे कि राम हैज़ 15 बुक्स एंड 4 पेन्स, श्याम हैज़ 10 बुक्स एंड 2 पेन्स एंड सो ऑन। तो ये जो प्रोसेस हो जाता था ना, वो बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता था। ये इन्फॉर्मेशन दे पाना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, इसीलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए मैट्रिक्स का यूज किया गया। और उसके बाद भी हम लोगों का इससे भी शॉर्ट फॉर्म आया था टेबुलर फॉर्म, कि हम इन्फॉर्मेशन को टेबल के रूप में रिप्रेजेंट करते थे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसी इन्फॉर्मेशन को इस छोटे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। यहाँ पे लैंग्वेज का यूज बहुत ही कम कर दिया गया था। तो इसमें नेम लिख दिया गया, एक साइड में राम, श्याम, राजू, एक साइड में बुक का लिस्ट दे दिया गया, एक साइड में पेन का लिस्ट दे दिया गया। तो ये इन्फॉर्मेशन भी छोटा था, लेकिन हमको इससे भी छोटा इन्फॉर्मेशन बनाना था, इसीलिए हम लोग मैट्रिक्स का यूज किए। और इसके लिए नोट यहाँ पे है कि इट बिकम शॉर्ट एंड सेम इन्फॉर्मेशन। तो ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया जा रहा है, सेम इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ से मिल रहा है, बट ये हम लोगों का शॉर्ट हो जा रहा है। अब हम लोगों का आता है मैट्रिक्स।
इसी इंफॉर्मेशन का शॉर्ट फॉर्म। तो इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर हम लोग सिर्फ डाटा को लिखते हैं रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में। तो मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए जो सैम्बल यूज किया जाता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। रेक्टेंगल की तरह दो बड़ा बड़ा ब्रैकेट यूज किया जाता है, या फिर इस ब्रैकेट का भी यूज किया जाता है, लेकिन हम लोग जनरली इस वाले सैम्बल का मैक्सिमम यूज करते हैं। और इसको डिनोट कैसे किया जाता है मैट्रिक्स को, तो कैपिटल लेटर के द्वारा डिनोट किया जाता है, जैसे ए, एन, पी, ETC। किसी भी कैपिटल लेटर से हम लोग मैट्रिक्स को डिनोट कर सकते हैं। इसका यदि हम लोग एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक मैट्रिक्स है जो कैपिटल लेटर के द्वारा डिनोट किया गया है और उसको रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के फॉर्म में अरेंज किया गया है। और इसका जो ये वाला रो होता है, लाइनिंग होता है, ये इसका रो कहलाता है, जिसे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन भी के नाम से भी जानते हैं। और इसका ऊपर से नीचे का लाइनिंग होता है, उसे हम लोग कॉलम कहते हैं, जिसे वर्टिकल लाइन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मैट्रिक्स का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। यदि इसका कुछ और एग्जाम्पल देखें, जैसे A इज इक्वल टू 5, 9, 3, 7, 2, 9, इसके अंदर कितना रो है, ये वाला लाइनिंग जो होता है वो रो होता है। तो एक रो, दो रो, तो यहाँ पे इसीलिए लिखा गया है दो रो। और कॉलम, एक कॉलम, दो कॉलम और तीन कॉलम, मतलब तीन कॉलम है, इसीलिए इस मैट्रिक्स के अंदर दो रो है और तीन कॉलम है। अगला हम लोग देखते हैं बी मैट्रिक्स। तो इसके अंदर भी तीन रो है, 1, 2 और 3, और तीन कॉलम है, एक कॉलम, दो कॉलम और तीन कॉलम। ऑर्डर भी देखेंगे, लेकिन इस मैट्रिक्स के अंदर जो डाटा होता है, ये डाटा है, ये डाटा है, ये डाटा है, इसको क्या कहा जाता है, तो डाटा इनसाइड मैट्रिक्स इज कॉल्ड एलिमेंट और एंट्री। तो इसके अंदर का जो भी डेटा है ना, उसको एलिमेंट कहते हैं या फिर एंट्री कहते हैं। और मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है किससे, कैपिटल लेटर के द्वारा। अब हम लोग देखेंगे कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, तो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम होता है उसको क्रॉस के फॉर्म में लिखा जाता है, इसी को कहा जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना रहता है, इसी फॉर्म में लिखना रहता है। ये हम लोगों को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताता है। और इसको हम लोग पढ़ते हैं नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम। आगे देखते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक मैट्रिक्स है जिसका नेमिंग n है और इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, क्योंकि हमने बताया अभी कि जो मैट्रिक्स के अंदर डेटा होता है उसे एलिमेंट्स या एंट्री कहा जाता है। तो इसके अंदर कुछ डेटा है, 2, 3, 6, 5, 7, 9। तो इस मैट्रिक्स के अंदर कितना रो है, तो रो हम लोग बताए थे कि जो लाइन पड़ी हुई लाइन होती है उसके रो कहते हैं, और जो खड़ी लाइन रहती है उसे कॉलम कहते हैं। तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि एक रो है, दो रो है। तो यहाँ पे लिखा भी गया है कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 3। हम लोग यहाँ देख भी सकते हैं कि एक कॉलम, दो कॉलम और तीन कॉलम। तो इस मैट्रिक्स के अंदर दो रो है और तीन कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 2x3, जिसको हम लोग इसको क्रॉस नहीं पढ़ के बाय पढ़ते हैं, 2/3। और बहुत सारे बच्चे इसको मल्टीप्लाई करके 6 लिख देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जब भी आपको ऑर्डर पूछा जाएगा तो आप 2x3 लिखेंगे और पढ़ेंगे 2/3। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं कि जो मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट होता है उसका कोई ना कोई पोजीशन होता है। तो जैसे ये मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स का पोजीशन A11, A12, A13, आगे वाले रो का पोजीशन A21, A22, A23 है। तो इस वाले लाइन को हम लोग रो कहते हैं, रो 1। ये दूसरा रो है इसीलिए रो 2 इसको कहेंगे।
और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। तो इस मैट्रिक्स के अंदर 2 रो और 3 कॉलम है, इसीलिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 2/3। लेकिन इसके अंदर जो एलिमेंट होता है उसका पोजीशन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका पोजीशन कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, AIJ के फॉर्म में। तो AIJ में जो I यहाँ पर है वो रो को बताता है कि इसके अंदर कितना कौन सा रो का एलिमेंट है, और J है सो बताता है कि ये एलिमेंट का कॉलम कौन सा है। जैसे हम अगर इस मैट्रिक्स के अंदर इस एलिमेंट का बात करें तो हम लोग देखेंगे कि ये सेकेंड रो के अंदर है। तो फर्स्ट रो ये है, सेकेंड रो ये है, इसीलिए रो को यहाँ पे लिखा गया है 2। और कॉलम अगर देखेंगे तो इसका कॉलम 2 है, जो सेकेंड वाला पार्ट होता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ हम लोग देख सकते हैं। और जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है, और ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है AIJ। तो इसके अंदर हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए रो और कॉलम का पोजीशन दिया जाता है। जैसे यहाँ पर इस एलिमेंट को 1 2 लिखा गया है, इसका मतलब ये है कि ये 1 है, सो ये इस वाले एलिमेंट का रो को बता रहा है, और यहाँ पे 2 है वो इस वाले एलिमेंट का कॉलम बता रहा है। तो ये फर्स्ट रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और सेकेंड कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम लोग यहाँ चेक भी कर सकते हैं कि ये फर्स्ट वाले रो के अंदर ये जो एलिमेंट है वो फर्स्ट वाले रो के अंदर है, और सेकेंड रो ये है तो फर्स्ट वाले रो के अंदर है, और इसका जो कॉलम दिया हुआ है वो 2 है। इसका मतलब ये पहला कॉलम और ये इसका दूसरा कॉलम है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे एक एलिमेंट है A25, इस एलिमेंट का पोजीशन दिया हुआ है और जिसका वैल्यू है 5। तो इसमें जो रो रिप्रेजेंट करता है पहला वाला नंबर, और दूसरा वाला जो नंबर होता है वो कॉलम रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये जो एलिमेंट है वो सेकेंड रो के अंदर है और फिफ्थ कॉलम के अंदर है। और रो का मतलब अभी बताएं कि इस प्रकार की लाइनिंग को रो कहा जाता है, और इस प्रकार का लाइनिंग को कॉलम कहा जाता है। आगे एक और देखते हैं कि एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, A91 इज इक्वल टू 42। एक एलिमेंट है जो 9th रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, जिसका वैल्यू दिया हुआ है 42। तो ये 9th है, सो इसके रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो 1 है वो इसके कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोगों ने समझ लिया कि रो और कॉलम क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और मैट्रिक्स के अंदर के एलिमेंट को क्या कहते हैं। तो हम लोग अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके अंदर सबसे पहला टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में है वो है रो मैट्रिक्स। तो रो का मतलब अभी बताए थे कि ऐसा लाइनिंग जो पड़ा हुआ हो उसे रो कहा जाता है, मतलब कि हॉरिजॉन्टल लाइनिंग को ही रो कहा जाता है। तो रो मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहा जाता है जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो। अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर एक रो हो तो उसे हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं। उसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। ए नाम का एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर एन और के नाम का 2 एलिमेंट है। तो इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं कि सिर्फ एक लाइनिंग है जिसे हम लोग रो कहते हैं। तो ये हमारा रो मैट्रिक्स है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसका ऑर्डर 1/4 है। इसके अंदर 4 एलिमेंट है, L, P, 2, C, और ये सब वेरिएबल रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन इसके जगह पर आप लोगों का नंबर रहेगा। और इसका हम लोग ऑर्डर कैसे निकालेंगे, ऑर्डर निकालने के लिए बताए थे कि रो क्रॉस कॉलम। तो इसके अंदर जितना रो है एक रो है, कॉलम कितना है 1 2 3 4, तो 4 कॉलम है, इसीलिए इसका ऑर्डर 1/4 लिखा गया है। अब एक कन्फ्यूजन आता है कि C इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 9 लिखा गया है, तो ये क्या रो मैट्रिक्स है? हाँ, रो मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि ओनली 1 रो इज प्रेजेंट। कॉलम चाहे कितना भी हो, रो एक होना चाहिए, तो वो आपका रो मैट्रिक्स हो जाएगा। तो
तो ये जो 9 एलिमेंट है जिसके अंदर 1 बाई 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी हमारा रो मैट्रिक्स आ जाएगा। अगला मैट्रिक्स हम लोग देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स को बताए थे कि इस प्रकार सा मैट्रिक्स होता है, इस प्रकार के लाइनिंग को ही कॉलम कहा जाता है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 1 कॉलम हो, मतलब जिसमें एक लाइनिंग हो, उसी को हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है A इज इक्वल टू 5 9, एग्जाम्पल दिया हुआ है 5 7 9। तो इस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक कॉलम है, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं कि ये कॉलम सिर्फ एक दिया हुआ है, तो ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। दूसरा मैट्रिक्स देखते हैं 2 बाई 1 ऑर्डर का, जिसके अंदर कॉलम सिर्फ एक रहेगा। यहाँ देख सकते हैं 1 कॉलम 1 कॉलम और ये 1 कॉलम। सी नाम का एक और मैट्रिक्स है जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, तो ये भी हमारा कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। बट ये हमारा रो मैट्रिक्स भी हो जाएगा और कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, और ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स में से है। यदि किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो जाए, मतलब पहला वाला ऑर्डर ये हम लोग रो कहते हैं और इसको कॉलम कहते हैं, ये दोनों बराबर हो जाए तो उसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। और नंबर ऑफ रो को जनरली m के द्वारा डिनोट किया जाता है, ये इसका सिंबल है। और नंबर ऑफ कॉलम को n के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो m अगर n के बराबर हो गया तो वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, x नाम का एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 4 एलिमेंट है, 4 3 9 और 7। अब इसमें हम लोग काउंट करते हैं कितना रो और कितना कॉलम है। तो 1 रो 2 रो, तो इसके अंदर 2 रो है और 2 कॉलम है 1 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा, क्योंकि ये पहला वाला जो नंबर ऑफ रो है और दूसरा वाला नंबर ऑफ कॉलम है, दोनों सेम है, मतलब कि m इज इक्वल टू n है, इसीलिए ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। आगे देखते हैं b इज इक्वल टू k c t y x r और p t c। ये 3 रो और 3 कॉलम का मैट्रिक्स है। इसके अंदर भी नंबर ऑफ रो फर्स्ट वाले नंबर को कहते हैं और नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड वाले नंबर को कहते हैं, मतलब कि m इज इक्वल टू n है। इसका मतलब ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स 1 बाई 1 ऑर्डर का भी होगा तो भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं कि मैट्रिक्स जिसको कैपिटल लेटर n के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, इसके अंदर एक एलिमेंट है 1 क्रॉस 1, तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स सिंपल है जिसमें m इज इक्वल टू n, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। अगला मैट्रिक्स देखते हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स। नाम से पता चल रहा है कि डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल से एसोसिएटेड कुछ मैट्रिक्स होगा। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स सबसे पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ये कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए, मतलब कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होना चाहिए। और इसमें क्या कहता है, इन दिस मैट्रिक्स ओनली डायगोनल हैव एलिमेंट, तो डायगोनल का एलिमेंट होगा अदर देन 0। तो इस मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल वाला वैल्यू होगा ना, डायगोनल इसको कहा जाता है। अगर इस प्रकार से कोई मैट्रिक्स है तो इस वाला कोना को और इस वाले कोने को डायगोनल कहा जाता है। लेकिन हम लोग इस वाले डायगोनल का बात कर रहे हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल जिसे कहा जाता है। तो इस वाला एलिमेंट जो होगा वो 0 के अलावा कोई नंबर होगा, बाकी जितना भी चीज़ हो नंबर होगा वो हमेशा 0 होगा। एग्जाम्पल से देखते हैं कि a इज इक्वल टू 5 0 0 9। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो डायगोनल वाला एलिमेंट है वो कोई नंबर है, 0 को छोड़ के नंबर है, बाकी जितना भी एलिमेंट है वो हमेशा 0 होगा। और एक कंडीशन देख रहे हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है। एक और एग्जांपल देखें, b इज इक्वल टू 7 0 0 0 9 0 0 0 3। तो इसके अंदर जो डायगोनल वाला एलिमेंट है वो 0 के छोड़कर दूसरा नंबर है, बाकी जितना भी एलिमेंट है वो हमारा 0 है।
और ये ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या है 3/3, मतलब कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। नेक्स्ट मैट्रिक्स देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अब ये स्केलर मैट्रिक्स क्या है, ए डायगोनल और स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है और स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। हुज डायगोनल एलिमेंट आर सेम, जिसका डायगोनल एलिमेंट सेम होगा। तो इसके अंदर एग्जांपल देखें तो a इज इक्वल टू 2 0 0 0 2 0 और 0 0 2। तो इसके अंदर जो डायगोनल वाला एलिमेंट है वो मेरा सेम है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में हमने देखा था कि डायगोनल वाला वैल्यू 0 के अलावे होता है और बाकी सभी एलिमेंट 0 होता है। तो स्केलर मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल एलिमेंट हो सेम है 2 2 2, इसीलिए इट इज ऑल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इट इज ऑल्सो डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स देखते हैं यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और डायगोनल मैट्रिक्स होता है, जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट आर ऑलवेज 1। तो इस मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 1 रहेगा। जैसे कि एग्जांपल देखें, के एक नाम का मैट्रिक्स है जिसको कैपिटल लेटर में डिनोट किया जाता है मैट्रिक्स को, उसके अंदर जो डायगोनल है वो हमेशा 1 रहेगा, बाकी सभी 0 रहेगा। इस मैट्रिक्स के अंदर देखें तो 1 1 1, डायगोनल एलिमेंट हमेशा 1 रहेगा, क्योंकि यूनिट का मतलब ही होता है 1, और इस मैट्रिक्स के अंदर जो नाम होगा उसी के अनुसार से उसका काम भी होगा। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी हम लोग 3/3 देख रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं a इज इक्वल टू 1, ये भी मेरा यूनिट मैट्रिक्स है। इसके अंदर भले ही 0 नहीं है बट इसका डायगोनल एलिमेंट 1 है, जो इसके डेफिनेशन में ही दिया हुआ है। अगला मैट्रिक्स हम लोग देखते हैं जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। जीरो को ही नल बोला जाता है। तो इसके अंदर क्या डेफिनेशन है कि ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। इस मैट्रिक्स के अंदर जितना भी एलिमेंट्स होगा ना वो हमारा जीरो होगा। इसका एग्जांपल देखते हैं, a इज इक्वल टू 0 0 0 0। कितना रो है, 1 रो 2 रो। कितना कॉलम है, 1 कॉलम 2 कॉलम। तो 2/2 कॉलम का मतलब ये एक प्रकार का स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, इसके अंदर जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा वो भी नल मैट्रिक्स हो सकता है। बस इसका एक कंडीशन है कि ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। जैसे सेकेंड एग्जांपल देखें, c इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0। ये 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, क्योंकि 2 रो है एंड 3 कॉलम्स है। 1 2 एंड 3 कॉलम्स, 1 एंड 2 रो। नेक्स्ट देखें, b इज इक्वल टू 0। ये 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी मेरा नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स है। ये टेक्निकल मैथमेटिकल नेम दिया गया है, इसे जीरो मैट्रिक्स ही कहा जाता है। हम लोगों ने अब मैट्रिक्स का कंप्लीट टाइप्स देख लिया है। अब हम लोग देखेंगे कि दो मैट्रिक्स a और b इक्वल कब होता है, तो उसके लिए कंडीशन होता है। तो इक्वल मैट्रिक्स कब कहेंगे, तो टू मैट्रिक्स आर कॉल्ड इक्वल। तो जैसे कि दो आदमी को इक्वल कब कहेंगे, जब उसका हाइट वेट सब कुछ सेम हो जाएगा तो बोलेंगे कि वो आदमी इक्वल है, उसका फेस भी मिलना चाहिए, तो उसे हम बोलेंगे कि इक्वल है। उसी प्रकार से इक्वल मैट्रिक्स का पहला कंडीशन है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज सेम। उस मैट्रिक्स के अंदर का ऑर्डर हमेशा सेम रहना चाहिए, तो वो हो जाएगा पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन क्या है कि कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट मस्ट बी सेम। अब कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट का मतलब होता है ना कि अगर कोई यहाँ पे पहला पोजीशन पे है तो इस मैट्रिक्स के अंदर भी पहला पोजीशन पे चेक करना पड़ेगा, उसी को कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स कहा जाता है। जैसे अगर इस मैट्रिक्स के अंदर इस पोजीशन पे कोई एलिमेंट है जो कोना में है, तो हमको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि इस मैट्रिक्स के अंदर भी जो एलिमेंट कोना में है उसका एक दूसरे के साथ बराबर है या नहीं, तो उसी को कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट कहा जाता है। तो यदि ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है कि ऑर्डर सेम है और कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल है,
तो वो मैट्रिक्स मेरा इक्वल मैट्रिक्स के अंदर आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट A11 ये पोजीशन के रूप में लिखा गया है, A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में, A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में, इसीलिए A21 लिखा, A22 सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में, इसीलिए A22 लिखा गया। उसी प्रकार से B एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर B11 B12 B21 B22। अब ये जनरल फॉर्म में लिखा गया है, इसके अंदर नंबर लिखा जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। अगर पहला कंडीशन चेक करते हैं कि क्या ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स सेम है। यस, 2/2 ऑर्डर का है, ये भी 2/2 ऑर्डर का है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों का ऑर्डर सेम है। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यहाँ पे पहला नंबर में ये एलिमेंट है तो यहाँ भी पहला नंबर वाला क्या इक्वल है। तो अगर A11 B11 के इक्वल है, A12 B12 के इक्वल है, A21 B21 के इक्वल है, A22 B22 के इक्वल है, तो ये मैट्रिक्स मेरा इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगा। तो इसको अब एग्जाम्पल की तरह समझते हैं, अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A इज इक्वल टू 4 3 2 5 7 8। इसका ऑर्डर क्या है 1 2 2 रो, तो यहाँ पहला पोजीशन में 2 लिख दिए, 1 2 3 दूसरा पोजीशन में 3 लिख दिए। दूसरा मैट्रिक्स देखते हैं B इज इक्वल टू 4 3 2 7 9 3। तो इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर लिखा गया है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ऑर्डर, पहला कंडीशन है कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स सेम, तो ऑर्डर तो मेरा सेम है 2/3 एंड 2/3। तो हम कह सकते हैं कि A इज इक्वल टू B, तो ये मैट्रिक्स मेरा इक्वल होगा नहीं, क्योंकि पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है कि इसका ऑर्डर सेम है, बट इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम लोग चेक करते हैं तो ये सेम नहीं है। जैसे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट पहला वाला एलिमेंट को पहला वाला एलिमेंट से मिलाते हैं, तो ये दोनों तो एक दूसरे के बराबर है, बट दूसरा वाला एलिमेंट को दूसरे वाले एलिमेंट से मिलाते हैं, ये भी बराबर है। तीसरा वाला एलिमेंट को तीसरा वाला एलिमेंट से मिलाते हैं, ये भी बराबर है। अब यहाँ चौथा वाला एलिमेंट को चौथा वाला एलिमेंट से मिलाते हैं, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 7 है, तो ये दोनों मेरा अनइक्वल हो गया। तो जहाँ पर भी एक कंडीशन भी अनसेटिस्फाइड हो जाता है तो ये मेरा इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगा। तो इसीलिए हम लिखेंगे कि नो, इट इज़ नॉट इक्वल मैट्रिक्स, चूँकि ऑर्डर कोरस्पॉन्डिंग इज नॉट सेम। हम लोग देखें कि कोरस्पॉन्डिंग ऑर्डर सेम नहीं हो रहा है। सेकेंड वाले रो के अंदर का एक भी एलिमेंट एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मैच नहीं कर रहा है, सेम नहीं है, इसीलिए ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए दोनों सेम सेम होना जरूरी है और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना भी ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का आधा पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का आधा पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो अभी तक आपने यदि नीचे वाले लाल वाले बटन को दबाया नहीं है तो उसे दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल का हिस्सा बन जाए, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको रेगुलर इंटरवल में मिलती रहे, जो आपके स्कोर को रीबूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। थैंक यू।